नमस्कार, मैं हूं ऋषि उपाध्याय। कुछ महीने पहले जब मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री पद के तमाम दावेदारों के नाम हवा में लहरा रहे थे, तब डॉक्टर मोहन यादव के नाम पर लगी मुहर ने सबको चौंका दिया था। एक्सपर्ट्स पानी पी पी कर जिन चर्चित नामों और मीडिया में लगातार बने रहने वालों का दावा कर रहे थे, वो सारे नाम वेटिंग लिस्ट में ही रह गए। तब माना गया कि शायद ये भाजपा का कोई नया स्टाइल है, लेकिन सिर्फ स्टाइल नहीं, गहराई में जाएं तो उसके पीछे बेहद सोची समझी दूरगामी राजनीति थी। एक तीर से कई शिकार वाली, एक नया नाम कई काम, एक दांव से कईयों को चित करने वाली। फिलहाल मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के चारों चरण खत्म होने के बाद यूपी, बिहार समेत 5 राज्यों में कई जगह प्रचार की जिम्मेदारी डॉक्टर मोहन यादव को दी गई है। ठीक उसी समय जब चुनावी मंचों से प्रधानमंत्री उनके काम करने के अंदाज की तारीफ करते हैं, पार्टी उन्हें आकर्षण का केंद्र मानती है, पड़ोसी राज्यों में यादव वोटर्स का समीकरण उनकी जरूरत को बताता है। इन सारी बातों से कुछ सवाल निकलते हैं। मसलन, क्या ये बीजेपी 2.0 के नए छत्रपों को स्टैब्लिश करने का तरीका है? क्या ये पार्टी का नया वर्किंग कल्चर है, जिसमें नाम चमकाने से ज्यादा काम करने वालों को तरजीह दी जाती है? या फिर हिंदी पट्टी के राज्यों में पार्टी की बदली हुई इलेक्शन स्ट्रेटेजी का कोई हिस्सा? बहुत सारे हैं सवाल जिन्हें लेकर जाएंगे खास पैनल के पास और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा, लेकिन उसके पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे मोहन यादव जी, मुख्यमंत्री जी के नाते मध्य प्रदेश को दौड़ा रहे हैं। ये है भाजपा की नीति। 6 मई को पीएम नरेंद्र मोदी के इटावा में दिए गए इस स्टेटमेंट में सपा, परिवारवाद, बीजेपी की नीति, कार्यकर्ताओं को मौके से लेकर मध्य प्रदेश सीएम मोहन यादव और उनके काम करने के स्टाइल तक का जिक्र है। इसे कॉन्फिडेंस कह लीजिए या डिमांड, हिंदी पट्टी के तमाम राज्यों में सिर्फ स्टार प्रचारक ही नहीं, बीजेपी की ब्रांडिंग के लिए रिक्वायरमेंट बनकर उभरे हैं मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दौरान पूरे समय सीएम मोहन यादव प्रदेश में सक्रिय तो थे ही, यदाकदा पड़ोसी राज्यों में भी चुनाव प्रचार करने पहुंच रहे थे। चारों चरण खत्म होने के बाद अब सीएम मुख्य स्टार प्रचारक की भूमिका में पड़ोसी राज्यों में मोर्चा संभाले हुए हैं। आने वाले दिनों में वो हरियाणा, उत्तर प्रदेश, झारखंड, नई दिल्ली और महाराष्ट्र में जनसभाएं और रैलियां करने पहुंचेंगे। लोकसभा चुनाव के आगामी चरणों में हिंदी बेल्ट, खासकर 10% यादव वोटर्स वाले यूपी और 14% यादव वोटर्स वाले बिहार और इससे कुछ कम संख्या में हरियाणा जैसे राज्यों में डॉक्टर मोहन यादव के ऑन डिमांड रहने का लॉजिक आप कई मायनों से जोड़ सकते हैं। मसलन, पार्टी का प्रमुख यादव चेहरा, बीजेपी के नए वर्किंग कल्चर का हिस्सा जिसमें नाम चमकाने की जगह साइलेंटली काम करने को तरजीह दी जाती है, पार्टी के नए छत्रपों का एस्टेब्लिशमेंट या कम समय में ही मध्य प्रदेश में सत्ता और संगठन को दौड़ाने का कॉन्फिडेंस। बीजेपी भी ये मानकर चल रही है कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव आकर्षण का केंद्र तो हैं। डॉक्टर मोहन यादव जी केवल किसी वर्ग जाति विशेष के नेता नहीं हैं, वो पूरे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और इस नाते केवल एक जाति को लेकर नहीं, हाँ स्वाभाविक है कि एक जाति के लिए गर्व करने का विषय है ही, लेकिन ये संपूर्ण समाज के लिए। और वहाँ जाएंगे तो केवल कोई किसी जाति सम्मेलन में नहीं जा रहे हैं, न किसी वर्ग सम्मेलन में जा रहे हैं, वहाँ संपूर्ण मतदाताओं को संबोधित करने के लिए जा रहे हैं। हम संपूर्ण समाज, सबका साथ सबका विकास की धारणा को लेकर चलते हैं। डॉक्टर मोहन यादव को सीएम का पद देते हुए बीजेपी ने लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया था, चाहे न्याय यात्रा में राहुल गांधी ओबीसी अफसरों की गिनती करते रहें या ओबीसी समुदाय को मौके देने की बात करें, आप सिर्फ कह रहे हैं, हमने तो करके दिखा दिया, भले ही इसके लिए बड़े और पुराने चेहरों को दरकिनार ही क्यों ना करना पड़े। हालांकि कांग्रेस अभी भी इस बात पर कायम है कि इस तरह के दांव किसी काम के नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक तरफ तो कहती है कि हम जातिवाद पे भरोसा नहीं रखते, जातिवाद की राजनीति नहीं करते, और जिस तरह से उन्होंने पिछले दिनों निर्णय लिए हैं, मुख्यमंत्री बनाए हैं कि अचानक पर्ची निकाली और मुख्यमंत्री बना दिया। मोहन यादव को मध्य प्रदेश में ही लोग नहीं पहचानते थे। आप दूसरे राज्यों की तो छोड़ दिए, मध्य प्रदेश के लोग ही उन्हें नहीं पहचानते अभी तक कि कौन हमारा मुख्यमंत्री है, तो बिहार में, झारखंड में क्या असर डालेंगे? कांग्रेस शायद इस बात को नहीं समझ पा रही है कि जिस विधानसभा में 500 वोटर्स भी यादव समाज के नहीं हैं, वहां से आने वाले डॉक्टर मोहन यादव का मुख्यमंत्री जैसे पद के लिए चयन पर्ची निकाल कर तो नहीं ही किया गया होगा। बहरहाल इन पूरे समीकरणों का लुबे लुआब इतना तो माना ही जा सकता है
कि 51% ओबीसी जनता वाले मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव पड़ोसी राज्यों की यादव बाहुल्य 1.5 दर्जन से ज्यादा सीटों पर पब्लिक कनेक्शन अगर बना लेते हैं तो खेल काफी कुछ बदल जाएगा। शायद यही वजह है कि बीजेपी के लिए मोहन इन डिमांड है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV। तो चलिए अपने खास पैनल के पास चलते हैं। सबसे पहले उनका परिचय आपसे कराएंगे। हमारे साथ वंदना त्रिपाठी जी हैं, बीजेपी की प्रवक्ता हैं। स्वागत वंदना जी आपका। रवि वर्मा जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत। और साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा जी भी जुड़े हुए हैं। तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है BSTV में, इस खास डिबेट में। सबसे पहले सुरेश शर्मा जी आपके पास ही आना चाहेंगे, पार्टियों के पास बाद में जाएंगे, कि ये जो एक चर्चा इस वक्त हो रही है कि सीएम मोहन इन डिमांड है, बाकी ये पूरी रिपोर्ट भी आपने देखी होगी, एक जर्नलिस्टिक रिव्यू, एक जर्नलिस्टिक व्यू आपकी तरफ से सबसे पहले। देखिए, ये बात बिल्कुल सही है कि मोहन यादव जी का जब चयन किया गया था तब हम सब स्तब्ध थे और हम सब लोगों के ध्यान में ये बात थी कि एक ऐसे चेहरे को लाया गया है जो चेहरा राजनीतिक रूप से चर्चा में नहीं था और कुछ लोगों ने तो अपनी भीड़ जुटा ली थी, ये सब हमें मालूम है। लेकिन इसके बावजूद मोहन यादव जी को जिस तरीके से काम करते हुए देखा तो ऐसा लगा जैसे शायद इनको पता था कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है। एक चीज और इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने चुनाव प्रचार में वही शैली रखी जो शिवराज सिंह चौहान की हुआ करती थी, मिलनसारिता, शालीनता, एक दूसरे की मदद करने वाली बात। जब हम ये देखते हैं कि सलकनपुर में कुछ लोगों की मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंट के बाद, दुखद प्रसंग है, तो मुख्यमंत्री जी उनके घर चले जाते हैं। ये वही संवेदना है कि इंदौर में बस एक्सीडेंट के अंदर कुछ छात्रों का निधन हुआ था, छोटे छोटे बच्चों का, तो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री के रूप में वहां चले गए थे। तो ये जो तरीका है काम करने का, भाजपा का जो तरीका जिसको हम कह सकते हैं, वो हुआ। पहले चरण में एक चीज मैंने फील की है, वो मैं बता रहा हूं कि वो इम्पैक्ट नहीं आ रहा था प्रचार का, वो तरीका नहीं आ रहा था जिससे जनता की कनेक्टिविटी वोट में बदले। लेकिन दूसरे, तीसरे और चौथे चरण में जिस तरीके से मोहन यादव जी ने अपने आप को संभाला, प्रस्तुत किया और लोगों के बीच में कनेक्टिविटी बनाई, हम सब लोगों ने ये महसूस की। तो ये एक अलग बात है। शिवराज जी का जो है लोकप्रियता घोषणाओं के कारण थी, लोकप्रियता कनेक्टिविटी के कारण थी, लोगों के बीच में वो चले जाते थे, उसको लेकर के थी। तो ऐसी स्थिति में मोहन यादव जी को शिवराज जी बनने में जरूर समय लग सकता है, लेकिन वो प्रशासनिक रूप से और जनता के रूप में वो शिवराज जी के आगे या साथ में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अब आता है तीसरा प्रश्न और बड़ा, कि उनकी अन्य राज्यों में स्वीकार्यता क्या होगी। बिल्कुल। तो वो जो स्वीकार्यता है वो सामाजिक दृष्टिकोण के आधार पर, लेकिन मैंने 2-3 भाषण उनके वहां सुने हैं, तो उसमें वो अपने आप को समाज से जोड़ने की बजाय भाजपा के साथ जोड़ते हुए समाज में प्रवेश करने की बातें कर रहे हैं। तो ये एक नया तरीका है जिस तरीके से हमको ये लगता है कि वो आने वाले समय में एक ऐसे वातावरण की तरफ बढ़ेंगे जिसके अंदर भाजपा में को एक नई लीडरशिप मिल जाएगी। ठीक बात है। चलिए वंदना जी, आपका ओपिनियन हम जरूर जानेंगे। बहुत सारी बातों से आप इत्तेफाक रख रहे होंगे मेरे ख्याल से सुरेश जी की। एक बार रवि जी का रुख कर लेते हैं, उनसे पहले बात कर लेते हैं कि उनका क्या ओपिनियन है, फिर आपके पास तुरंत आते हैं। रवि जी, एक छोटी सी टिप्पणी आपकी पहले। जी ऋषि जी, दरअसल इस बात को लेकर मैं और अपनी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आज जातिगत जनगणना का विरोध कर रही है, लगातार जातिगत जनगणना की जब बात आती है तो तरह तरह के इनके नेताओं के मतभेद सामने उभर कर आते हैं। और लेकिन वहीं अगर देखेंगे तो फिर ये अपने मुख्यमंत्री को अन्य राज्यों में भेजकर जो वोट कबाड़ने की राजनीति है या जात के सहारे जो वोट कबाड़ने की राजनीति है, जातिवाद की जो एक बात है, वो स्पष्ट रूप से दिखती है कि भारतीय जनता पार्टी दो मुंहे चेहरे लगाकर जो है काम करना का कार्य करती है। लेकिन इस तरीके से नहीं होता है। अगर राहुल जी आज जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं और लोगों के हक अधिकारों को सुनिश्चित करने की बात कर रहे हैं, तो इसमें दो मत नहीं होना चाहिए। यही कथनी और करनी में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा साफ उजागर होता है। चलिए ठीक है। हालांकि जिसे आप वोट कबाड़ना कह रहे हैं वो चुनाव प्रचार और इलेक्शन स्ट्रेटेजी कहा जाता है। वंदना जी, आपके पास आना चाहेंगे। जी नमस्कार ऋषि जी, नमस्कार रवि जी, प्रणाम देश जी। देखिए ऋषि जी, मोहन इन डिमांड आपका जो हेडर है वो मोहन इन डिमांड, तो आप तो जानते हैं कि भगवान मोहन सदैव इन डिमांड रहते हैं। उसी प्रकार से हमारे जो यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं वो भी अब इन डिमांड हैं।
देखिए किस प्रकार से मध्य प्रदेश के अलावा वो दिल्ली में जाकर सबका दिल जीत रहे हैं, उत्तर प्रदेश के महोबा में, हमीरपुर में जाकर उन्हें किस प्रकार से जनता को मोह दिया है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर मोहन यादव जी एक अच्छे कुशल नेतृत्व का परिचायक है। आपने देखा किस प्रकार से संवेदनशीलता के साथ उन्होंने सारे निर्णय लिए हैं। जैसे गन्ना फैक्ट्री का आपने कांड देखा, जिसमें उन्होंने इतनी संवेदनशीलता दिखाई, जिसमें उन्होंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कलेक्टर, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जैसे बड़े बड़े अधिकारियों को, जो एक जनरली मुख्यमंत्री इतने बड़े बड़े डिसीजन एक इंसिडेंट पे नहीं लेता है, जो उन्होंने लिए, इससे ये साफ क्लियर हो जाता है कि उनके अंदर जनता के प्रति संवेदनशीलता है। उसके अलावा वो सनातन को हमेशा आगे रखते हैं। उन्होंने कहा कि जहां जहां भगवान कृष्ण के कदम पड़े हैं वहां वहां वो मंदिरों का निर्माण कराएंगे, राम मंदिर पथ को बनवाने का कार्य करेंगे। वैदिक घड़ी एक उनका एक इनोवेशन है। तो कहीं ना कहीं हर बिंदु को वो टच करने की कोशिश करें। उसके अलावा आप देखिए कि किस प्रकार से उन्होंने, जब से वो मुख्यमंत्री बने हैं और चुनाव का निरंतर कार्य चल रहा है, उन्होंने 197 रैलीज करी हैं। एक मुख्यमंत्री के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में कार्य कर रही हैं। आप देखिए कि वो कितनी सरल और सहज है। सबसे ज्यादा तो उनकी सरलता और सहजता। आप उनके चेहरे में कभी स्ट्रेस नहीं देखेंगे, किसी प्रकार का आप उनके चेहरे में तनाव नहीं देखेंगे। सदैव जो उनका नाम है वही उनका जो नेचर है वो है। सदैव मुस्कुराते रहेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, बड़ी सरलता और सहजता से सबसे मिलेंगे। ठीक बात, ठीक बात, ठीक, बिल्कुल लीडरशिप को दर्शाता है। बिल्कुल। हम अभी अपने इस रिपोर्ट में रजनीश जी को भी सुन रहे थे और हम इसी रिपोर्ट में हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी सुन रहे थे, और उसमें उन दोनों लोगों का ही ये कहना था कि वो आकर्षण का केंद्र है और मध्य प्रदेश को बढ़िया ढंग से वो दौड़ा रहे हैं। जो बातें आपने कही रवि जी, इन तमाम बातों को लेकर हम आपके पास पहुंचेंगे, और एक आप ही के लिए एक सवाल हम ये थोड़ा यहाँ पर पैदा होता है कि इलेक्शन स्ट्रेटजी को अगर हम देख लें थोड़ा सा, अभी हम यहाँ पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव के अलावा जो बात कर रहे हैं कि इलेक्शन स्ट्रेटजी बीजेपी की मध्य प्रदेश में 4 चरण, हर चरण में अलग अलग हमने देखी। अब यहाँ से सीएम को दूसरे राज्यों में भेजा जा रहा है इलेक्शन स्ट्रेटजी के तहत कि मान लीजिए आज जैसा कि आपका कहना है कि जो यादव वोटर्स हैं उनको टारगेट करते हुए, चलिए वो भी ठीक है, लेकिन ये इस तरह की स्ट्रेटजी कांग्रेस में दिखाई देती है या नहीं दिखाई? देखिए, आरोप लगाना सारी बातें अपनी जगह, लेकिन क्या आपकी भी ऐसी कोई स्ट्रेटजी है बड़े नेताओं को लेकर? नहीं, देखिए अपना हर एक पार्टी और दल का एक अपना प्लानिंग रहती है कि वो किन नेताओं को आगे रखकर जो है अपनी कैंपेन या अपनी पॉलिसीज़ को आगे बढ़ाती है। तो कांग्रेस पार्टी लगातार जो है अपने जो शीर्ष नेतृत्व है लगातार अपने नेताओं का प्रोग्राम बना रहा है, और उनके जो लीडर्स हैं, हमारे जो लीडर्स हैं, लगातार उन क्षेत्रों में जा रहे हैं, दौरा कर रहे हैं। पार्टी की जो बात है, जो भारतीय जनता पार्टी की वादा खिलाफी है, उन सबको जनता के सामने रख रहे हैं। लेकिन वही बात, जब मैं इस बात को बहुत दृढ़ता के साथ कह रहा हूं कि फिर ये जातिगत गणना का विरोध क्यों करते हैं? अगर आपके मुताबिक मैं समझूं कि ये उनकी रणनीति है, तो ये फिर इसमें दोहरापन नहीं होना चाहिए। अगर आप यादवों के लिए या ओबीसी वर्ग के लिए वोट साधना चाहते हैं, तो फिर उस ओबीसी की गणना के विरोध में भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट मैसेज ये नहीं आ रहा खड़ी क्यों है? आप देखिए, अगर उसमें तो बात ये हो रही थी कि वो अभी सुरेश जी ने भी जैसे कहा कि उन्होंने वर्ग का नाम नहीं लिया, उन्होंने समाज का नाम नहीं लिया, उन्होंने पार्टी को सीधा कनेक्ट किया। देखिए, पार्टी को कनेक्ट करने के लिए तो पहुंच रहे हैं ना मैदान। पार्टी को कनेक्ट वो कर रहे हैं ना। अगर वो पार्टी को कनेक्ट कर रहे हैं यानी भाजपा से जोड़ रहे हैं। हाँ। अगर भाजपा से जोड़ रहे हैं तो राहुल जी भी क्या कर रहे हैं? राहुल जी अगर ओबीसी वर्ग की बात कर रहे हैं और अगर उनकी गणना की बात कर रहे हैं, उनके हक अधिकारों को और बेहतर से बेहतर बनाने की बात कर रहे हैं, तो फिर इस पर दो मत क्यों? तो यही भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र है। मेरा सवाल ये था कि मुखर कौन कितना उसकी बात हो रही थी कि अभी तो चूंकि सीएम इन डिमांड की हम बात कर रहे थे, लेकिन मुखर कौन कितना सवाल ही था। सुरेश जी, आपके पास आना चाहेंगे। एक सवाल यहां पर कांग्रेस के लिए जरूर उठता है कि भाई जिस तरह से इलेक्शन स्ट्रेटजी तैयार की जाती रही, अभी तक 4 चरण बीत चुके हैं, अभी और बाकी है देश भर में तमाम राज्यों में, ये कहीं ना कहीं एक मैसेज जरूर क्लियर जाता है कि आप भी ऐसे कर सकते हैं, इस तरह की चीजें आपके लिए भी है ओपन। देखिए, ये निश्चित रूप से हमारे दोनों जो युवा नेता हैं, उमंग सिंगार जी और जीतू पटवारी साहब, ये दोनों प्रभावशाली नेता हैं। लेकिन एक्चुअल में दिक्कत ये हुई कि इनको जो समय मिला है वो चुनाव वाला मिला है, तो वो अपने आप को प्रोजेक्ट नहीं कर पाए कि वो कितने दमदार, कितने क्षमतावान है। अब इस चुनाव ने समीकरण बिगाड़े हैं। देखिए, धार वाला क्षेत्र जहां जो गंदवानी और जो उनका क्षेत्र है उमंग सिंगार जी वाला, वो लूज करने जैसी स्थिति हो रही है, तो आने वाले समय में संदेश जाएगा कि अपना नहीं बचा सकते। और पीसीसी चीफ जो है
वो अपना कैंडिडेट ही नहीं बचा पाए, उसको संरक्षण नहीं दे पाए। यदि भाजपा ने दबाव बनाने की कोशिश की होगी या भाजपा ने ये कहा होगा कि वो तेरे खिलाफ बहुत मुकदमे हैं और नहीं तो तेरे को जेल भिजवा देंगे, धमकाया होगा, तो प्रदेश अध्यक्ष जब खुद वहीं इंदौर में बैठे हैं, उसी लोकसभा क्षेत्र में उनका राऊ आता है, तो उनको उसको संरक्षण देना चाहिए कि नहीं मैं तेरे साथ खड़ा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी का प्रदेश का मुखिया हूं, कोई ऐसे कैसे तेरे को जेल भेज देगा, ऐसा क्यों नहीं करा। तो ये एक संदेश नेगेटिव गया। जहां तक जातिगत जनगणना का प्रश्न है, दो बातें बड़ी स्पष्ट हो रही हैं। जातिगत जनगणना का उद्देश्य क्या है? यदि आप जातियों के आधार पर कुछ लाभ देना चाहते हैं तो सब स्वागत करेंगे उसका, हम भी स्वागत करेंगे और मुझे लगता है भाजपा वालों को भी करना चाहिए। लेकिन इसके पीछे का मकसद ये नहीं है। आप कर्नाटक में आरक्षण देते हैं धार्मिक आधार पर, बताते ये हैं कि वो ओबीसी दलित और पिछड़े थे या एसटी एससी और ओबीसी थे इसलिए उनको आरक्षण दिया है। लेकिन आप जब जातिगत जनगणना करते हैं तो मुस्लिम समाज के उस दलित, ओबीसी और एसटी को छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि आप एक समाज विशेष में, यानी विशेष रूप से मैं शब्द इस्तेमाल करूं तो हिंदू समाज में आप ये चाहते हैं कि जातियों का बंटवारा दिखे जिसके कारण हमारा वोट का समीकरण रहे, और मुस्लिम समुदाय एक जाई रहे, जो अभी तक वोट बैंक हमारा था वो हमारा वोट बैंक रहे। तो ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है। इसका कारण जो है, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी की तरफ से ये भी बातें आती हैं कि भाई ये एक राजनीतिक षड्यंत्र है, क्योंकि 2014 के बाद में जो बहुसंख्यकवाद की पॉलिटिक्स चली है आप उसके टुकड़े करना चाहते हैं। ये मकसद है जातिगत जनगणना का। यदि आप मुस्लिम समुदाय और ईसाई समुदाय, क्योंकि आप देखिए उस उड़ीसा का वो मामला देखिए कि एक संत की हत्या हो गई थी, क्यों हो गई थी? क्योंकि उन्होंने इस बात का विरोध किया कि जो आदिवासी ईसाई बन गए हैं उन्हें आदिवासी की सुविधा क्यों मिलना चाहिए। तो ये जो एक मैसेज है आप स्पष्ट करिए कि भाई ईसाई समाज में जो कन्वर्टेड ईसाई आदिवासी हैं और एससी के लोग गए हैं उनको भी हम आरक्षण देंगे या उनकी भी गणना कराएंगे, तो बड़ा मुद्दा बनता है देश के लिए, एक सकारात्मक मुद्दा बनता है। लेकिन आप उसका राजनीतिक लाभ देने के लिए हिंदू एक्जाई जो 2014 के बाद में इकट्ठा हुआ है उसको आप बांटने का काम कर रहे हैं, इसलिए ये दिक्कत आ रही है। यही दोनों राष्ट्रीय स्तर पर इसका समीकरण और या एक राय नहीं बन पा रही। हालांकि मेरा सवाल थोड़ा इससे जुदाई, हालांकि आपने बहुत अच्छी व्याख्या की सुरेश जी, मेरा सवाल थोड़ा सा इसके इधर ही था कि ये कांग्रेस के लिए किस तरह से एक मौका देने, जैसे कि हम सीएम साहब की बात कर रहे हैं तो सीएम मैंने ये बात आपके सामने पहले इसलिए कही कि इंदौर और मैंने धार का मुद्दा दिया। देखिए दिग्विजय सिंह जी चूंकि अपने ही क्षेत्र में फंसे रहे और दिग्विजय सिंह जी का जो एक पॉलिटिकल कैरेक्टर जो एक जमाने में हुआ करता था वो हिंदू विरोधी हो गया है और हिंदू पॉलिटिक्स चल रही है इस समय, राम मंदिर वाली। ऐसे में दिग्विजय सिंह जी कांग्रेस कहीं भी भेजेगी तो लॉस में रहेगी। कमलनाथ जी का जहां तक मामला है भाजपा में जाते जाते रुके, इसलिए वो कांग्रेस में अविश्वसनीय हो गए। और दोनों युवा नेता जो है जो प्रभावशाली है, मैं फिर कह रहा हूँ जीतू पटवारी जी और उमंग सिंगार जी, वो अपने ही जो राजनीतिक गोल कर बैठे जिसके कारण उनको दूसरे क्षेत्रों में जाने की। मैं इसी से कनेक्ट करके रवि जी, मैं इसी से कनेक्ट करके रवि जी आपके पास आना चाहता हूं कि मैं रवि जी के पास एक बार आ जाता हूं कि रवि जी अपने यहाँ कांग्रेस में कोई इन डिमांड या ऑन डिमांड कुछ है क्या अभी हाल फिलहाल बाहर दूसरे प्रदेशों में प्रचार के लिए? जैसे भी आपने कहा कि ठीक है जातिगत समीकरण साधने के लिए, तो अपने यहाँ कोई समीकरण साधने के लिए कोई पहुंच रहा हो? कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व में लगातार जो है हमारे यहाँ लगातार सचिन पायलट जी आए, भूपेश बघेल जी आए। भूपेश बघेल जी ओबीसी वर्ग से आते हैं, वो आए, लगातार उन्होंने अपनी बात रखी और लगातार अपने विजन को साफ रखा। केवल ओबीसी अकेले की गणना की बात नहीं, एसटी एससी आदिवासी वर्ग की भी गणना की बात है। मैं स्पष्ट इस बात को क्लियर कर दूं तो लगातार आए और हमारे जो अन्य जो लीडर हैं वो अन्य प्रदेशों में भी जा रहे हैं। अब चुनाव हो चुका है मध्य प्रदेश का, तो अब कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह जी हैं वे अन्य प्रदेशों में भी जाएंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन जब चुनाव था तो गए नहीं, लेकिन बिल्कुल हमारी शीर्ष नेतृत्व लगातार इस देश के चुनाव में इस देश के हक अधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए लगातार कांग्रेस पार्टी ने लड़ाई लड़ी और अभी भी लड़ेगी और उन मुद्दों के साथ कांग्रेस पार्टी लगातार बनी हुई है। चलिए, मतलब इन डिमांड है आपके, अभी बस मैं यही पूछना चाह रहा था। वंदना जी को थोड़ा इनकर, जी वंदना जी आप कुछ कहना चाह रही थी, बहुत देर से आपके पास नहीं आ पाए जी। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि इनके यहाँ कौन ऑन डिमांड है और कौन ऑन डिमांड नहीं है ये स्पष्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। इनके लीडर ही फेल हो चुके हैं, जीतू पटवारी जी एज ए लीडर ही फेल है।
जो अपने प्रत्याशी को संरक्षण नहीं दे को एक सम्मान नहीं दे सकता। आज अक्षय बम जी को इन्होंने जो लोग हैं जिन्होंने किस तरीके से अक्षय बम या अन्य प्रत्याशी को डराया धमकाया, सूरत में किस तरीके से कांड हुआ है, ये सब पब्लिक डोमेन में है। ये इस तरह की क्षमता और अक्षमतावान वाली बातें तो भारतीय जनता पार्टी के मुंह से दिखती नहीं है। सबने देखा है चंडीगढ़ चुनाव में क्या हुआ है। आप ही बोलिए रवि जी, आप ही बोलिए। नहीं, बिल्कुल बोलना पड़ेगा। यहाँ पे चर्चा करने के लिए बैठे हैं, आपके झूठ को सुनने के लिए नहीं बैठे हैं यहाँ पर। फिर आप मेरे हालांकि एक बार रवि जी ये बात ठीक है, आदि कि आपको पूरा समय दिया गया था। वंदना जी बहुत देर वंदना पूरी बात है, लेकिन जवाब निश्चित तौर पर उनका जवाब उन्होंने मेरे ख्याल में आपको टोका नहीं। जी बिल्कुल, मैं उनकी बात को सहमत हूँ, लेकिन वो झूठ बोलेंगी। अगर आपको नहीं है, देखिए अगर आपको लगता है कोई बात गलत है तो उनके बाद आप कह लीजिएगा। जी वंदना जी बोले, उसके बाद आपको हम देंगे मौका, बिल्कुल देंगे। उनकी उत्तेजना है, ये बता रहा है कि ये लोग कितने फ्रस्ट्रेटेड हैं और कहीं ना कहीं ये जनता नहीं फ्रस्ट्रेटेड तो देखिए भारतीय जनता पार्टी है, देश के प्रधानमंत्री जो अपनी जवाबों का हिसाब देने की बजाय आए दिन रो पड़ते हैं, केवल आंसू बहाना, और किस तरीके से आंसुओं की आड़ में वो अपने जनता से जुड़े सवालों को छुपाते हैं। ये पूरी भारतीय जनता पार्टी का कल्चर बन चुका है। झूठ बोलो, जोर जोर से बोलो, चर्चा से भागो, मुद्दों से भागो, ये भारतीय जनता पार्टी का एक चलन है। चेहरे पर जीत के भाव आपके भाव और आपके देश के प्रधानमंत्री के भाव दिखते हैं कि 10 साल का हिसाब देने की बजाय वो केवल आंसू बहाने पर काम करते हैं। लाडली बहना की राशि बंद कर देंगे। लाडली बहना की राशि सबसे बड़ा झूठ, 3000 रुपए देने की बात कही थी चुनाव जीतने के बाद, जो अब तक की नहीं आई। मध्य प्रदेश के चारों चरण चुनाव में अगर लाडली बहनों का मत प्रतिशत अगर कम हुआ है तो वो इस बात का परिचायक है कि आपके झूठ को बर्दाश्त नहीं किया गया है। आपने कहा था कि 3000 रुपए देंगे, लेकिन 3000 का कोई अता पता नहीं है। आपने कहा था कि 4.5 सिलेंडर दिया जाएगा, लेकिन 4.5 मैं थोड़ा सा यहाँ बीच में आप दोनों को इंटरप्ट करना चाहूंगा, प्लीज मेरी बात सुनिए थोड़ा सा। महिला विरोधी चरित्र को बार-बार चरितार्थ मत करिए आप रवि जी। ठीक है वंदना जी ये सबने देखा है। अरे भाई मेरी बात तो सुनिए, देखिए समय हमारे पास बहुत सीमित होता है, उसमें अगर हम इस तरह से वाद विवाद करेंगे तो वंदना जी आ रहे हैं। एक सेकंड, मुझे ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग समय खराब करने के लिए नहीं खराब समय खराब, देखिए समय खराब कोई किसी का नहीं करे। मैं एक बार फिर कह रहा हूँ, दोनों लोग प्लीज आप लोग शांत हो जाइए। एक विषयांतर हो जाता है सर मैम, नाबूद होने वाले हैं। देखिए विषयांतर हो जाता है, कुछ समझ नहीं जी। में कुछ भी बोल रहे हैं। नहीं कुछ नहीं बोल रहे, बहुत समय बहुत सीमित है हमारे पास, हमें बहुत जल्दी सभी के पास जाना पड़ेगा। सुरेश जी के पास चले जाते हैं, विषयांतर नहीं करते हैं, विषय पर रहते हैं। देखिए विषय पर रहते हैं। वंदना जी आ रहे हैं, आपके पास भी लौट के आ रहे हैं। सुरेश जी से एक सवाल कर लेते हैं, उसके बाद फिर आ रहे हैं। सुरेश जी, हिंदी पट्टी के जो राज्य हैं, जिस तरह का पब्लिक कनेक्शन स्थापित करने की कोशिश बीजेपी यहाँ कर रही है, अगर कर लेती है, मान लीजिए यूपी बिहार में मेरे ख्याल में तकरीबन 100 से ज्यादा सीटें होंगी, और इन सीटों पर अगर वो पब्लिक कनेक्शन, जहां पर यादव बाहुल्य वोटर्स हैं, कई इलाके हैं, मेरी समझ में 1.5 दर्जन से ज्यादा ऐसी सीटें हैं जहां पर ये जनसंख्या रहती है, तो इन सीटों पर क्या वाकई कुछ फर्क पड़ेगा? क्या वो पब्लिक कनेक्शन स्थापित हो पाएगा? एक संभावना या कुछ जो भी आपको लगता हो। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है, राजनीतिक रूप से यदि हम समझते हैं तो वो ये है कि एक यादव व्यक्ति को, मैं जातिवाद में बिल्कुल विश्वास नहीं रखता, लेकिन फिर भी मैं चूंकि समीकरणों के हिसाब से बात कर रहा हूं, बिल्कुल समीकरण के हिसाब से एक यादव समाज के व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी यदि चीफ मिनिस्टर बनाती है तो ये संदेश जाता है कि उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह यादव जी का जो परिवार है वो साम्राज्यवादी होने की बजाय यदि यादव समुदाय के कुछ लोगों को मंत्रिमंडल में लेता या उनको मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री बनाने की बात करता या उन्हें पार्टी का प्रमुख बना करके प्रोजेक्ट करता, आप 17 सीटें 16 सीटें अपने परिवार को ही नहीं लड़ाओगे, चाहे विधानसभा की हो, चाहे लोकसभा की हो, चाहे पंचायत जिला पंचायत की। इसी प्रकार से लालू यादव जी अपने पूरे परिवार को, बेटे बेटियों को लड़ा रहे हैं। तो ये एक संदेश देने का प्रयास इसमें कहीं न कहीं दिखाई देता है कि यादव समाज में प्रतिभाओं का सम्मान करने का विषय, घर का सम्मान अलग विषय, प्रतिभाओं का सम्मान करने का विषय जो कहीं न कहीं कांग्रेस भाजपा कर रही है, ये इससे संदेश गया। इसका एक बेनिफिट मिलेगा देर सवेर। आप हरियाणा के भी कुछ राज्यों को देखिए जहां यादव समाज के बड़ी संख्या में लोग रहते हैं। अभी मोहन यादव जी महेंद्रगढ़ गए थे और वो पूरा यादव बहुल क्षेत्र है जिसमें राव वीरेंद्र सिंह और इनका पूरा परिवार प्रभावशाली है। आप उत्तर प्रदेश के उन क्षेत्रों को देखिए, बिहार के उन क्षेत्रों को देखिए, और अन्य राज्यों में भी आपको धीरे धीरे मोहन यादव का विस्तार होता देखेगा, क्योंकि आने वाले 6 महीने के अंदर मेरा मानना है जी,
झारखंड महाराष्ट्र आने वाले 6 महीने में मोहन यादव जी की एक्टिविटीज का विस्तार होगा, क्योंकि भाजपा और कांग्रेस में कार्यकर्ता और लीडरशिप का एक छोटा सा फंडा होता है। वो जरूर मैं बताना चाहता हूं, और वो ये है कि भाजपा का भीड़ कार्यकर्ता होती है, और भीड़ जिसको भी उठा देती है वो नेता हो जाता है। शिवराज जी जिस दिन मुख्यमंत्री बने थे उस दिन का आप उनका स्ट्रक्चर देख लीजिए, और आज जो है वो देख लीजिए। मोहन यादव जी को अभी उठाया है, 6 महीने बाद जो है सब नेता कहने लगे। और कांग्रेस में क्या होता है कि जिसकी पॉकेट में दम, पॉकेट से हाथ बाहर निकलेगा, साथ में खड़े हुए कार्यकर्ता तैयार हो जाएंगे, वो व्यक्ति नेता हो जाएगा। छोटी छोटी टिप्पणी कुछ 15-20 सेकंड की पहले आपसे वंदना जी, और 15-20 सेकंड ही रवि जी आपके लिए, समय सीमित है बस आपकी बात रखने के लिए जी। जो हाँ, बिल्कुल सही बात है वो। आप देखिए मोहन यादव जी का जिस दिन सिलेक्शन हुआ था एज अ मुख्यमंत्री, तो डॉक्टर मोहन यादव जी चौथी पंक्ति में बड़े ही सरलता और सहजता के साथ बैठे थे और उनका नाम अनाउंस हुआ था। तो ये दर्शाता है कि वो एक सरल और अभी आपने देखा किस प्रकार से उन्होंने रेत माफिया के ऊपर कितनी बड़ी कार्यवाही करी। ठीक है, हम उनकी तमाम उनके कार्यकलापों पे हम बात कर चुके हैं। समय की थोड़ी सीमा है, माफ कीजिएगा। वरना जी एक छोटी सी टिप्पणी रवि जी आपसे फिर क्लोज करेंगे जी। कांग्रेस पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है जहां सबका सम्मान होता है, सबको अपनी बात कहने का हक अधिकार है, डेमोक्रेटिक स्पेस यहां पर है। लेकिन पर्ची वाले मुख्यमंत्री की दशा सबने देखी। अभी भी खेमे गुटों में भारतीय जनता पार्टी उन्हें अपने मुख्यमंत्री के रूप में कहीं भी स्वीकार नहीं करती है। आपने तमाम मंचों पर देखा। रवि जी समय की बात देता है, माफ कीजिए, समय की बात देता है, बार बार मुझे कहा जा रहा है क्लोज करने के लिए। बहरहाल आप तीनों लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया वंदना जी, रवि जी, सुरेश जी। तो जाते जाते रवि जी का कहना यही था कि पर्ची वाले मुख्यमंत्री, हालांकि थोड़ी देर पहले हमने अपनी रिपोर्ट में भी यही कहा था कि पर्ची वाले मुख्यमंत्री का चयन आखिर उस जगह से कैसे हो सकता है जहां से 500 यादव वोटर्स भी ना हो उनकी विधान से। बहरहाल कुल जमा लुब्बे लुआब इतना ही है कि सीएम इन डिमांड तो है ही, और इनकी ये डिमांड और ये सारी चीजें आगे क्या रंग लाती हैं 4 जून को पता चलेगा। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।